स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आज की क्लास में। मौर्य वंश से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आज आपके बीच में फिर से हैं, जिसमें हम लोग 72 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ने हैं, प्रैक्टिस करना है। तो आज का आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन शो हो रहा है, चाणक्य का दूसरा नाम क्या है। ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है, मैंने इसको पहले भी कई बार बताया दोस्तों, तो आप लोग को इसको तो अच्छे से पता ही होगा, फिर भी एक बार आप लोग बताएंगे। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? चाणक्य का दूसरा नाम था विष्णुगुप्त। चाणक्य का दूसरा नाम था विष्णुगुप्त। चाणक्य भी कहते हैं ना इन्हीं को, तो इनका दूसरा नाम था विष्णुगुप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर 2 है, मैकियावेली के प्रिंस से किसकी तुलना की जाती है? मैकियावेली के प्रिंस की तुलना किससे की जाती है? कालिदास का मालविकाग्निमित्र से। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। कालिदास का मालविकाग्निमित्र से मैकियावेली प्रिंस की तुलना की जाती है। याद रखिएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी? अशोक नाम था उसका। याद रखिएगा, अशोक ने अपने 100 भाइयों को मारा था, तब जाकर के सिंहासन प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अशोक की वह पत्नी कौन सी थी जिसने उसको प्रभावित किया था? चंडालिका, चारुताला, चारुलाता, गौतमी या फिर कारुवाकी? कारुवाकी वह पत्नी थी जिसने अशोक को प्रभावित किया था। क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया है? मागधी का प्रयोग किया है दोस्तों। राइट आंसर, मागधी का प्रयोग किया है उन्होंने अपने अभिलेखों में। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ पर भेजा था? तक्षशिला भेजा था। याद रखिएगा, तक्षशिला भेजा था उन्होंने अशोक को विद्रोहियों को कुचलने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, किस व्यक्ति का नाम देवान पियादसी भी था? बताइए, देवान पियादसी किस व्यक्ति का नाम था? अशोक का नाम था, करेक्ट। मौर्य सम्राट अशोक का नाम था। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। भारत का प्राचीनतम राजवंश कौन सा था? मौर्य वंश था। मौर्य वंश के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो मौर्य वंश ही था। क्वेश्चन नंबर 9, धैर्य रखिए, बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बीच में आने हैं। कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चंद्रगुप्त मौर्य, द्वितीय नहीं, वो तो बाद में था, गुप्त वंश में था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? किस धर्म को स्वीकार कर लिया था? बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िएगा। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसी ने मुख्य रूप से मदद की थी? कौन था वो? चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसी ने मुख्य रूप से मदद की थी। किसने मदद किया था? ऑफ कोर्स उनके महागुरु चाणक्य ने मदद किया था। क्वेश्चन नंबर 12 बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? सांची बौद्ध कला का निरूपण करता है। बौद्ध कला का निरूपण करता है। बौद्ध धर्म से संबंधी है तो मौर्य के बारे में तो वर्णन करेगा ना। 30 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध कौन सा था
शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? प्राचीन भारत में वह प्रसिद्ध शासक कौन सा था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? चंद्रगुप्त मौर्य ही था दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी ना। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने ही किया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम बताइए। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम था पण। याद रखिएगा, पण मौर्य साम्राज्य की प्रचलित मुद्रा का नाम था। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है। बताइए उत्तर। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी उसका पुत्र जिसका नाम राहुल था। तो अशोक का उत्तराधिकारी राहुल था, जिसको श्रीलंका की तरफ भेज दिया गया था ना प्रचार प्रसार के लिए। मुद्रा राक्षस का लेखक बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया और कॉमन क्वेश्चन भी हो गया है। विशाख दत्त, याद रखिएगा। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? विशाख दत्त थे। प्रश्न संख्या 18, प्रश्न संख्या 18 का जवाब दीजिएगा। सहिष्णुता, उदारता और करुणा की त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना किसने की थी? अशोक ने किया था। किसने किया था? अशोक ने किया था। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र के शासक ने पहली बार जीते थे? मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र के शासक ने पहली बार जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार जीता था। प्रश्न संख्या 20, प्रश्न संख्या 20 पढ़िएगा। प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं मिले हैं? वैसा कौन सा शहर है जहाँ पर अशोक के शिलालेख नहीं मिले हैं? तो दोस्तों पाटलिपुत्र वो स्थान है जहाँ पर अशोक के अभिलेख नहीं मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, अर्थशास्त्र का लेखक किस समकालीन अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था? अर्थात अर्थशास्त्र का लेखक किस समकालीन कौन था? अर्थशास्त्र के लेखक के समकालीन कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य उसके समकालीन था। चंद्रगुप्त मौर्य उसके समकालीन था। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़िए। नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? नंदवंश के पश्चात मौर्य वंश ने शासन किया था, क्योंकि नंदवंश के शासक को ही नष्ट करके मौर्य वंश ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना किया था मौर्य वंश की चाणक्य की मदद से। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला था दोस्तों, याद रखिएगा। तक्षशिला मौर्य काल में शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ केंद्र था। प्रश्न संख्या 24 का जवाब दीजिए। प्रश्न संख्या 24 कहता है, मेगास्थनीज के द्वारा लिखे गए पुस्तक का नाम बताइए। इंडिका नाम था ना। ये तो कॉमन क्वेश्चन हो रहा है, सबको पता होगा, आप लोग को भी पता होगा। नहीं पता है तो इसको दिमाग में बिठा लीजिए, पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25, किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है? किसके ग्रंथ में विशिष्ट रूप से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी उल्लेख किया गया है? विशाख दत्त। विशाख दत्त इज द राइट आंसर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 26 पे आइए। वह स्रोत कौन सा है जिसमें पाटलिपुत्र किस प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? जिसमें पाटलिपुत्र के शासन प्रशासन का वर्णन है, बताइए कौन सा स्रोत है जिसमें प्राप्त होता है पाटलिपुत्र के शासन व्यवस्था के बारे में? इंडिका में प्राप्त होता है दोस्तों। इंडिका, अभी मैंने बात किया था ना इंडिका के बारे में। इंडिका किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने लिखा था। किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? प्राकृत भाषा का उपयोग किया गया है दोस्तों। प्राकृत भाषा का उपयोग मौर्य काल के या अशोक काल के शिलालेखों में प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 28, मौर्य साम्राज्य की किस शासक ने ढक्कन की विजय प्राप्त की थी? दक्कन है ये, दक्कन। मौर्य साम्राज्य की किस शासक ने दक्कन की विजय, ये दक्कन है,
ये दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो बताएंगे इसको। गुप्त, चंद्रगुप्त इज द राइट आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का जवाब दीजिए। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज के कितने श्रेणियों में विभाजन किया था? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया था? दोस्तों 7 भागों में उसने विभाजित किया था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में विभाजित किया था। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 30 है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर विशेषकर प्रभाव डाला गया या प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक जीवन पर प्रकाश डाला गया है। दोस्तों याद रखिएगा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक जीवन पर अधिक प्रभाव डाला गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 31, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका और कलिंग। अफगानिस्तान भी सम्मिलित था दोस्तों, बिहार भी सम्मिलित था, कलिंग भी था, केवल श्रीलंका वो था जो उनके साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। आगे बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? किसने बनाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई थी दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। प्रश्न संख्या 33 बताइए। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल कैसे बना था? अर्थात किस पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल किस चीज़ का बना था? ईंट का, पत्थर का, लकड़ी का, मिट्टी का? दोस्तों लकड़ी का बना हुआ था, याद रखिएगा। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था वो लकड़ी का बना हुआ था। प्रश्न संख्या 34 पढ़िएगा। 34, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? आजीविकों ने किया था दोस्तों। आजीविकों ने बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में किया था। प्रश्न संख्या, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 35 देखिए। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? किस अभिलेख से यह प्रभाव पड़ता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख दोस्तों, दिस इज द राइट आंसर। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत की तरफ भी था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 36 पढ़िएगा। प्रश्न संख्या 36 है, वह कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? अर्थात किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? दोस्तों याद बताइए। इसमें ऑप्शन आपके सामने है। मास्की का स्तंभ, रुग्मेनदेही स्तंभ, क्वीन स्तंभ या फिर भाब्रू स्तंभ। दोस्तों 4 नंबर इज राइट आंसर। भाब्रू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। प्रश्न संख्या 37, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था दोस्तों। भारतीय साम्राज्य, प्रथम भारतीय साम्राज्य। प्रथम भारतीय साम्राज्य। आगे बढ़ते हैं। 38 क्वेश्चन। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख कहाँ पर स्थित है? कालसी में स्थित है दोस्तों। कालसी इज द राइट आंसर। आगे बताइए। क्वेश्चन नंबर 39, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था दोस्तों। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 40, नंबरिंग गलत हो गया, नो प्रॉब्लम इज देयर, कोई बात नहीं, हमको प्रश्न से मतलब है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? अभी हम लोगों ने बात किया था इससे संबंधी। जेम्स प्रिंसेप था जिसने अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था, अंग्रेज। आगे बताइए। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? दोस्तों चौथे शिलालेख में उसी विजय के बारे में प्राप्त होता है। चौथे शिलालेख में कलिंग युद्ध की विजय और क्षत्रियों का वर्णन अशोक के चौथे शिलालेख से प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 32,
प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगास्थनीज, जो कि यूनान से आया था। कहाँ से आया था दोस्तों? यूनानी राजदूत था मेगास्थनीज, वो चंद्रगुप्त मौर्य के ज़माने में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आया था। क्वेश्चन नंबर 33, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस सन में पराजित किया था? दोस्तों 304 में, 305 ईसा पूर्व में उसने सेल्यूकस को पराजित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस को पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 34 पढ़िएगा, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, भारत के कौन से महान राजा हमेशा जनता के संपर्क में रहते थे? अशोक रहते थे, हमेशा जनता के संपर्क में रहते थे। क्वेश्चन नंबर बताइए। क्वेश्चन नंबर 35, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया था? अपने राज्य की सीमा बढ़ा ली थी, विश्व विजय के लिए निकल पड़ा था, भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया था। इनमें से सभी तो सबको पता होगा ना, कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था कलिंग युद्ध के बाद, तो इसका मतलब भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए उन्होंने त्याग दिया था। कब? अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग जीतने के बाद ऐसा किया था। क्वेश्चन नंबर 36, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में है दोस्तों, प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में है। प्राकृतिक और ब्राह्मी लिपि में अशोक के अधिकांश तक शिलालेख लिखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 39, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है? वृषल शब्द का प्रयोग चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किस ग्रंथ में किया गया है? मुद्रा राक्षस में किया गया है दोस्तों। मुद्रा राक्षस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर है, किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? ऐसा कौन सा राज्य देश है जहां पर अशोक के व्यक्तिगत नाम के बारे में वर्णन मिलता है? मास्की राज्य देश है जहां पर अशोक के बारे में व्यक्तिगत रूप से जानकारी मिलती है। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? श्रीनगर की स्थापना अशोक ने किया था दोस्तों, अशोक ने श्रीनगर की स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 4040, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? अर्थशास्त्र में हुआ है दोस्तों, शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग अर्थशास्त्र में हुआ है। प्रश्न संख्या 41 है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोथ, याद रखिएगा ये शब्द महत्वपूर्ण है, निग्रोथ के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली थी? उन्होंने किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? पिछले वीडियो में भी हमने बात किया था, उपगुप्त से सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? पोलीब्रोथा किसने कहा था? मेगास्थनीज ने कहा था दोस्तों। मेगास्थनीज कहाँ से आया था? यूनान से आया था, यूनानी था। किसके शासन काल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आया था। क्वेश्चन नंबर 43, मौर्य काल में एग्रेनोमाई किसे कहा जाता था? बताइए। जो बहुत सारे मौर्य काल में पद दिए होते थे लोगों को, तो एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? दोस्तों जो सड़क निर्माण का कार्य करता था, वो जिसका अधिकारी था उसे कहा था, सड़क निर्माण अधिकारी को ही एग्रोनोमाई कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर देंगे, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में गुप्तचरों को दोस्तों रूढ़ पुरुष कहा जाता था। गुप्तचरों को मौर्य काल में रूढ़ पुरुष कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 45 बताइए। क्वेश्चन नंबर 45 है, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी? किसने किया था? दोस्तों तिस था।
श्रीलंकाई शासक था जिसने अपने आप को मौर्य वंश के अनुरूप ढालने या मौर्य शासक के अनुरूप ढालने का प्रयास किया था। क्वेश्चन नंबर 46 दीजिए जवाब। जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है, किसमें मिलता है? परिशिष्ट पर्वन में मिलता है दोस्तों। परिशिष्ट पर्वन में ऐसा जैन ग्रंथ है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म स्वीकार कर लेने का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष प्रारंभ होता था? आषाढ़ के महीने में शुरू होता था दोस्तों, आषाढ़ के महीने में, वर्षा के महीने में। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? अशोक के समय में शिलालेख लिखे गए थे दोस्तों, वो अशोक के शासनकाल और उनके राजाज्ञा को जानने का सबसे अच्छा स्रोत है शिलालेख। प्रश्न संख्या 49, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? ब्राह्मी लिपि परिवर्तित हुई थी दोस्तों, ब्राह्मी लिपि थी अशोक के शासन काल में दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी ब्राह्मी लिपि। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, अशोक का शिलालेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर किस देश में पाया गया था? अफगानिस्तान में पाया गया था दोस्तों, अफगानिस्तान में भी अशोक का शिलालेख पाया गया था। प्रश्न संख्या 51 बताइए। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह किसकी युक्ति है? किसने ये बात कही थी कि भारतीय लोग लिखने की कला नहीं जानते थे? मेगास्थनीज ने बताया था कि भारतीय लोगों को लिखने की कला ठीक ढंग से नहीं आती है। 52 क्वेश्चन नंबर, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? दोस्तों 13वां बृहद शिलालेख सबसे बढ़िया महत्वपूर्ण स्रोत है अशोक के कलिंग की पर। हाँ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, हाँ काफ़ी समय हो रहा है ना, फिर भी हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? उज्जैन का गवर्नर था दोस्तों। जिस समय बिंदुसार की मृत्यु होती है उस समय अशोक बिंदुसार जो अशोक के पिता थे, तो बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक उज्जैन का गवर्नर था। क्वेश्चन नंबर 54, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की थी कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? किसमें उन्होंने अशोक ने यह घोषणा की थी कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? कलिंग, पृथक कलिंग, इसमें दोस्तों पृथक कलिंग शिलालेख में उन्होंने घोषणा किया था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 45 पढ़िएगा। 55 कहते हैं, कौन सा घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? कलिंग युद्ध से बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए थे ना, कलिंग युद्ध का पृथक शिलालेख उनको अधिक प्रभावित करता है। बताइए वृष्टि क्या है? वृष्टि से आप क्या समझते हैं? वृष्टि क्या है? वृष्टि हम कह सकते हैं एक प्रकार से बेगारी को ही वृष्टि कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है दोस्तों? मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। क्या? राजकीय भूमि से प्राप्त आय। क्वेश्चन नंबर अगला है 68, कहते हैं मौर्य कला का सबसे अच्छा और प्रसिद्ध नमूना कौन सा है? मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना स्तंभ है। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों ने मौर्य काल में अकाल सूखा जैसी देवीकूप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण किया है? दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा महास्थान और शाहकौरा। ये स्थान थे जहाँ पर सूखा अकाल जैसी देवीकूप के द्वारा राहत किए जाने का वर्णन मिलता है। 672 नंबर है, कहाँ से अशोक के द्विभाषी अभिलेख प्राप्त हुए हैं? द्विभाषी अभिलेख दोस्तों कंधार से प्राप्त हुए हैं। कंधार से अशोक के द्विभाषी अभिलेख प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 71, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा आया हो, जो क्वेश्चन का संग्रह है अगर आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि
आपको मोटिवेशन मिलता रहे पढ़ाई के प्रति। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकारणों में विभाजित है? दोस्तों 15 अधिकारणों में विभाजित है। कितने अधिकारणों में विभाजित है? 15 अधिकारणों में विभाजित है कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र। तो आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, आज का अंतिम प्रश्न है, अशोक के समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? बताइए, अशोक का एक समकालीन राजा था जिसका नाम था तुर्मय, वह किस देश का शासक था, किस देश का राजा था? तो दोस्तों वह मिस्र देश का राजा था, मिस्र देश का राजा था। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के कलेक्शन के साथ, जिसमें कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, आने वाले इतिहास से संबंधी प्रश्नों का संग्रह, जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाने हैं। तो दोस्तों मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।